अक्सर ट्रेन का सफर ना एक बहुत उबाऊ और थका देने वाली प्रोसेस होती है। मतलब स्टेशन का नाम सुनते ही दिमाग में बस भाग दौड़ आती है। हाँ, कुली की आवाजें, लोगों की भीड़ और वो एक अजीब सी बेचैनी। बिल्कुल। और आखिर में लगता है कि बस जल्दी से अपनी सीट मिल जाए और इंसान दुनिया से कट जाए। अमूमन हर कोई यही करता है, अपने फोन या ईयरफोन में घुस जाता है। सही कहा। आजकल तो सफर का मतलब ही यही हो गया है कि स्क्रीन देखते रहो। वही तो। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे सीन की जहाँ स्टेशन पर कोई बेचैनी नहीं है, ट्रेन छूटने वाली है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ढोल बज रहे हैं, बैंड की धुन गूंज रही है। अरे वाह, ये तो किसी त्योहार जैसा लग रहा है ना? अजनबी लोग एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और वो जो एक साधारण सी विदाई होती है ना, वो किसी भव्य उत्सव में बदल गई है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक ऐसा ही स्रोत है जो इस अद्भुत एक्सपीरियंस को बहुत बारीकी से दर्ज करता है। हाँ, और ये एक बहुत ही पर्सनल अकाउंट है। सही में। ये शिवम कुशवाहा द्वारा लिखी गई एक पर्सनल डायरी है, एक यात्रा वृत्तांत है, जिसका टाइटल है अयोध्या यात्रा, भक्ति और खुशियों से भरा अनुभव। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। आज हमारा मिशन सिर्फ एक ट्रैवलॉग पढ़ना नहीं है, हमें उस साइकोलॉजिकल और कल्चरल प्रोसेस को समझना है जो एक साधारण सी लोहे और स्टील की ट्रेन को एक गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में बदल देती है। जबलपुर के मदन महल स्टेशन से शुरू हुई ये यात्रा असल में ये सवाल उठाती है कि इंसान को अपनी जड़ों तक वापस पहुंचने के लिए आखिर घर से इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ की एक बहुत ही नीरस लय बन चुकी है ना। हाँ, एक मोनोटनी सी आ गई है। एग्जैक्टली। उसे तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े झटके की जरूरत होती है। मदन महल स्टेशन पर शाम के वक्त ढोल बैंड के साथ जो विदाई का सीन इस डायरी में दर्ज है, वो महज कोई शोर या दिखावा नहीं है। तो फिर वो क्या है? एक तरह का ट्रिगर। हाँ, अगर हम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न इंटरप्शन है। रोजमर्रा की वो 9 से 5 की नौकरी, ईएमआई की चिंता, ट्रैफिक की थकान, इन सब ने दिमाग को एक ऑटो पायलट मोड में डाल दिया होता है। वही, दिमाग कुछ भी नया महसूस करना बंद कर देता है। सही बात है। ऐसे में स्टेशन जैसे एकदम नीरस जगह पर अचानक से म्यूजिक, ढोल और उत्सव का माहौल उस ऑटो पायलट मोड को अचानक से बंद कर देता है। यानी इंसान को वापस प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है। बिल्कुल। ये दिमाग के लिए एक इशारा है कि भाई अब पुरानी चिंताओं को यही प्लेटफॉर्म पर छोड़ दो, क्योंकि अब एक बिल्कुल अलग तरह की यात्रा शुरू हो रही है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बोली आपने कि कैसे एक बाहरी आवाज हमारे अंदर के शोर को शांत कर देती है। और डायरी में सफर की जो शुरुआत बताई गई है ना, वो मुझे इस पैटर्न इंटरप्शन का ही असर लगती है। हाँ, क्योंकि ट्रेन में चढ़ते ही चीजें बदल गई होंगी। एकदम बदल दें। शाम 4:30 बजे ट्रेन निकली और डब्बे के अंदर का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। आमतौर पर जहाँ लोग अपनी सीट के लिए झगड़ते हैं, वहाँ अजनबी लोग अचानक दोस्त बन गए। ये आमतौर पर किसी जनरल कोच या स्लीपर में नहीं दिखता। वही तो, सब मिलकर भजन गा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, पूरा का पूरा रेलवे कोच एक परिवार की तरह बिहेव करने लगता है। स्रोत में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो माहौल को सीधे आंखों के सामने ला देती हैं। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा है, भक्ति का रंग था चारों ओर, मन में उमंग और खुशी का जोर। बाहर देखें तो हरे भरे खेत और नदियां पीछे छूट रही हैं, और अंदर हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन है ये। है ना? मुझे तो ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल फ्लैश मॉब जैसा लगा। जैसे किसी मॉल में अचानक एक इंसान गाना शुरू करता है, फिर दूसरा जुड़ता है, और देखते ही देखते बिना किसी प्लानिंग के सैकड़ों लोग एक ही लय में थिरकने लगते हैं। ये फ्लैश मॉब वाला एनालॉजी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज के इस दौर में जहां हर इंसान अपनी स्क्रीन तक सिमट गया है, वहां इस तरह का सामूहिक जुड़ाव, ये कलेक्टिव फीलिंग कैसे काम करती है? देखिए, ये जो स्पिरिचुअल फ्लैश मॉब वाली सिचुएशन बन गई ना ट्रेन में, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सोशल साइकोलॉजी काम कर रहा है। आज के डिजिटल एज ने सोसाइटी में बहुत सी आर्टिफिशियल दीवारें खड़ी कर दी हैं। हाँ, एज, स्टेटस, प्रोफेशन, सबके हिसाब से लोग बट गए हैं। बिल्कुल। इंसान खुद को इन्हीं बॉक्सेस में अलग अलग कर लेता है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा और कॉमन पर्पस सामने आता है, जैसे यहाँ पर वो कॉमन पर्पस भक्ति और आस्था थी, तो वो इंसान के उस बेसिक नेचर को जगा देता है जहाँ कलेक्टिव आइडेंटिटी पर्सनल आइडेंटिटी से बड़ी हो जाती है। मतलब मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ। सही पकड़ा आपने। और स्रोत में एक बहुत ही अहम बात दर्ज है कि इस सफर में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी एक समान उत्साह के साथ शामिल थे। अरे वाह,
यानी जो जनरेशन गैप हम हमेशा देखते हैं वो पूरी तरह से गायब था। एकदम गायब। जब लोग एक साथ एक ही ताल पर ताली बजाते हैं या एक ही स्वर में कोई मंत्र या नारा लगाते हैं, तो साइंस कहती है कि उनके दिल की धड़कनें और सांस लेने की लय भी एक समान हो जाती है। वाकई ये तो बहुत कमाल की बात है। हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, बस हमारे दिमाग के उस हिस्से का काम है जो हमें एक ग्रुप का हिस्सा महसूस कराता है। ये लय या रिदम सारी सोशल झिझक को खत्म कर देती है। तभी तो लेखक ने सफर को इतनी खूबसूरती से बयान किया है। उन्होंने लिखा है, रास्ते भी जैसे मुस्कुरा रहे थे, हम संग संग गीत सुना रहे थे, बाहरी रास्ते और अंदर की फीलिंग एक ही सुर में मिल गए थे। और ये सब कुछ अभी सिर्फ जर्नी के दौरान हो रहा है। हाँ, ये ट्रेन का सफर तो बस इस चलता फिरता उत्सव का पहला कदम था। दिमाग अब रूटीन की टेंशन से आजाद होकर एक खाली कैनवस जैसा हो गया है। असली बदलाव तो तब महसूस होता है जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। अगले दिन अयोध्या पहुंचने पर। बिल्कुल, अगले दिन ट्रेन अयोध्या धाम जंक्शन पर रुकती है और यहाँ ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक जब स्टेशन का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं कि स्टेशन की साफ सफाई, सुंदर पेंटिंग्स और अरेंजमेंट देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी एयरपोर्ट पर आ गए हों। एयरपोर्ट जैसी सुविधा एक रेलवे स्टेशन पर। हाँ, और इस मॉडर्न प्रोग्रेस को देखकर उन्हें काफी गर्व महसूस होता है। उसके बाद श्री मनीराम दास छावनी सेवा ट्रस्ट में उनके ठहरने की जो शानदार व्यवस्था थी, वो भी मॉडर्न फैसिलिटी से पूरी तरह लैस थी। ये काफी अलग अनुभव रहा होगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी, थोड़ा काउंटर करना चाहूंगी इस विचार को, क्योंकि अक्सर लोगों का मानना होता है कि प्राचीन तीर्थ स्थलों में ना एक खास तरह की आध्यात्मिक सादगी होनी चाहिए, एक पुरानापन जो हिस्ट्री से जुड़े। हाँ वही। तो जब किसी स्टेशन या होटल को बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा अल्ट्रा मॉडर्न बना दिया जाता है, तो क्या उससे आस्था का जो ओरिजिनल एसेंस है वो कहीं खो नहीं जाता? क्या ये बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उस एक्सपीरियंस को थोड़ा आर्टिफिशियल नहीं बना देता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है आपने। दरअसल ये बहस अक्सर डेवलपमेंट और ट्रेडिशन के क्लैश के रूप में देखी जाती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सोचना कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब इनकन्वीनियंस या अव्यवस्था होता है, ये गलत धारणा है। अच्छा, कैसे? देखिए, बेसिक साइकोलॉजी में मैस्लो की एक थियरी है। वो कहती है कि जब तक इंसान अपनी फिजिकल सेफ्टी और बेसिक नीड्स को लेकर परेशान रहता है, तब तक वो हायर लेवल थॉट्स या स्पिरिचुअल शांति पर फोकस कर ही नहीं सकता। ओ, मतलब अगर वॉशरूम गंदा है तो ध्यान वहीं अटका रहेगा। बिल्कुल। अगर कोई गंदे फर्श, खराब व्यवस्था या अपने सामान की चोरी को लेकर परेशान है, तो दिमाग तो उसी टेंशन में उलझा रहेगा ना। ऐसे में वो एयरपोर्ट जैसी साफ सफाई और व्यवस्था उस मेंटल लोड को कम करती है। सही बात है, वो इंसान को फिजिकल तकलीफों से आजाद करती है, ताकि वो पूरी तरह से अपनी इनर जर्नी पर फोकस कर सके। और जो आपने आर्टिफिशियल लगने की बात की, तो स्रोत में क्लियरली बताया गया है कि उस मॉडर्न स्ट्रक्चर में स्टेशन की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स और कलाकृतियां उकेरी गई थीं। हाँ, डायरी में इसका जिक्र है। यानी उस कॉन्क्रीट के ढांचे को प्राचीन कल्चरल सिंबल से जिंदा किया गया था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और आस्था की टक्कर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न कैनवस पर ट्रेडिशन को उकेरने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यही चीज यात्रियों के अंदर वो कल्चरल प्राइड पैदा करती है। ये आराम से उतर पाएगा। और डायरी का अगला हिस्सा उसी भीतरी गहराई की बात करता है। ये इस पूरी यात्रा का सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाला पड़ाव है, रामलला के दर्शन। यहाँ एक्सपीरियंस और भी इंटेंस हो जाता होगा। बिल्कुल। स्टेशन की उस आधुनिक दुनिया से निकलकर जब लेखक उस प्राचीन आस्था के केंद्र में पहुंचते हैं, तो वो अनुभव शब्दों से परे हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि रामलला का अत्यंत सुंदर और दिव्य मुख देखकर ऐसा लगा मानो सारी दुनिया की चिंताएं जीरो हो गई हों। एकदम शांति। हाँ, मन पूरी तरह से शांत और बस खुशी से भरा हुआ था। उनकी डायरी की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, राम नाम में जो सुख पाया वो कहीं और नहीं समाया। और इसके साथ ना एक और विजुअल का बहुत स्ट्रांगली जिक्र किया गया है, मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराता हुआ भगवा ध्वज। वो फ्लैग काफी लोगों के लिए इमोशन होता है। वही, लेखक के लिए वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो आस्था, श्रद्धा और हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति का सिंबल था। डायरी कहती है, भगवा ध्वज जब लहराया, मन ने राम को और करीब पाया। फिर चाहे हनुमानगढ़ी की भारी भीड़ में दर्शन हो या कनक भवन जाना हो, ये श्रद्धा का सिलसिला बस चलता रहा। देखिए, दर्शन के दौरान जो एक्सपीरियंस लेखक ने बताया है ना, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे पीक एक्सपीरियंस कहा जाता है। ये कॉन्शियसनेस की वो स्टेट होती है जहां टाइम का असर खत्म हो जाता है।
मतलब इंसान लॉजिकल थिंकिंग से बाहर आ जाता है। एकदम। दिमाग पूरे इमोशन के लेवल पर ऑपरेट करने लगता है और इसी स्टेट में जो फिजिकल सिंबल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे वो भगवा ध्वज या मंदिर का आर्किटेक्चर। हाँ बिल्कुल, ये चीजें साइकोलॉजिकल एंकर्स की तरह काम करती हैं। क्योंकि देखिए, इंसान का दिमाग आस्था या कल्चर जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हवा में नहीं पकड़ सकता। उसे फील करने के लिए किसी टैंजिबल शेप की जरूरत होती है। तो वो झंडा या मूर्ति उन्हीं इमोशंस का एक रूप है। सही कहा। जब कोई उस ध्वज को देखता है तो दिमाग तुरंत उन सारी कल्चरल वैल्यूज और आइडेंटिटी को रिकॉल कर लेता है जो हम रोज की भागदौड़ में भूल जाते हैं। ये इंसान को उसकी भूली हुई सेल्फ आइडेंटिटी से वापस जोड़ देता है। लेकिन इस पीक एक्सपीरियंस के बाद दिमाग पर काफी असर भी तो पड़ता होगा। मतलब इतनी भीड़, इतने गहरे एंकर्स, इतनी इंटेंस फीलिंग्स, दिमाग तो एकदम सेंसरी ओवरलोड वाली स्टेट में आ जाता होगा। बिल्कुल। इमोशंस का इतना बड़ा फ्लड दिमाग को थका देता है। और शायद यही वजह है कि दर्शन के तुरंत बाद यात्रा एक बिल्कुल नई दिशा ले लेती है। हाँ। सरयू नदी के शांत किनारे पर। डायरी में साफ लिखा है कि सरयू का तट, उसकी शांति और ठंडा पानी एक अलग ही सुकून दे रहा था। नदी का किनारा हमेशा काम इन होता है। हाँ, अगर थोड़ा डीपली सोचें तो ये नदी का किनारा एक मेंटल रीसेट बटन की तरह काम कर रहा था। दर्शन के वक्त जो इमोशंस का तूफान था ना, वो शांत बहता पानी उस तूफान को अचानक से एक ठहराव दे देता है। शहर का शोर, थकान, सब गायब। सब कुछ। नदी के ठंडे पानी को छूते ही एक झटके में सब शांत। लेखक ने खुद लिखा है, सरयू की लहरों में शांति थी, हर पल में एक नई क्रांति थी। ये जो मेंटल ठहराव है ना, ये कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब दिमाग शांत होता है तभी तो वो उन सारे दर्शन वाले एक्सपीरियंसेस को सही से प्रोसेस कर पाता है। हाँ, वरना तो बस केओस ही रहेगा दिमाग में। बिल्कुल। डायरी में लेखक ने एक बहुत ही बढ़िया बात शेयर की है कि इस फास्ट पेस लाइफ में हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं, लेकिन ऐसी यात्राएं हमें हमारी असली पहचान से वापस जोड़ती हैं। वो मेंटल रीसेट बटन दबाने के बाद इंसान एक्चुअली सोच पाता है। वही। और तब उसका नजरिया छोटा नहीं रहता, वो खुद को एक बहुत बड़े सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा मानने लगता है। उसकी विजन एकदम ब्रॉड हो जाती है। और ये जो ब्रॉड विजन है ना, ये हमें डायरी के अगले और शायद सबसे अमेजिंग हिस्से की तरफ ले जाती है, यूनिवर्सल कनेक्शन, यानी वैश्विक जुड़ाव का एहसास। जब इंसान अंदर से शांत होता है तो वो बाहर की दुनिया को एकदम नए चश्मे से देखता है। नए लोगों से मिलना, अलग कल्चर देखना। हाँ, डायरी बताती है कि अयोध्या की उन गलियों में उन्हें अलग अलग जगहों से आए लोग मिले। कोई दूसरे स्टेट से था, किसी की भाषा बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग उसी आस्था के साथ वहाँ खड़े थे। ये डाइवर्सिटी देखना सच में कमाल होता है। बिल्कुल, ये देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि भगवान राम के प्रति आस्था सिर्फ उनके अपने शहर या स्टेट की नहीं है, इसका दायरा पूरी दुनिया में है। वो लिखते हैं, भाषाएं अलग, भाव एक, सबके दिल में राम नेक। बहुत सुंदर बात लिखी है। लेकिन इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा एक सवाल है आपसे। ये कितनी अजीब बात है ना कि जिस कल्चर में हम बड़े होते हैं, उसकी वास्टनेस को, उसके यूनिवर्सल होने को फील करने के लिए हमें अपना घर छोड़कर मीलों दूर किसी अनजान शहर में जाना पड़ता है। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी बैल्कनी में बैठकर हम ये भाव महसूस नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है कि आखिर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ट्रैवल क्यों जरूरी है। देखिए, इसका सीधा रिलेशन हमारी डेली हैबिट्स से है। हम जो रूटीन फॉलो करते हैं ना, वो हमारे आसपास एक बहुत ही सेफ लेकिन बहुत छोटा रूटीन का बलबुला बना देता है। रूटीन बबल, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। बस वही, हमारा ऑफिस, कुछ दोस्त, हमारी लोकल भाषा। दिमाग मान लेता है कि दुनिया बस इतनी ही है। जो हमारे विचार हैं वो बस लोकल हैं। अब बैल्कनी में बैठकर आप थोड़ी शांति तो पा सकते हैं, पर उस बबले को फोड़ नहीं सकते। उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब आप मीलों दूर जाते हैं और देखते हैं कि एक अनजान शख्स जिसका पहनावा, भाषा सब आपसे अलग है, यहाँ तक कि वो दूसरे देश का है और वो भी उसी नाम का जाप कर रहा है जो आपने बचपन से सुना है, तो वो जो रूटीन का बबला था ना, वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। एकदम से आंखें खुल जाती हैं। हाँ, ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। इंसान को यकीन हो जाता है कि उसके वैल्यूज और उसकी आस्था कोई छोटी लोकल चीज नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी को जोड़ने वाली एक ग्लोबल फोर्स है। ये फीलिंग अकेले कमरे में बैठकर कभी नहीं आ सकती। उस डाइवर्सिटी को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। सही कहा। और यही वो पॉइंट है जहां एक आम मुसाफिर और एक तीर्थयात्री का फर्क समझ आता है। उस रूटीन बबल के टूटने और उस मैसिव यूनिवर्सल कनेक्शन को फील करने के बाद वापसी का सफर शुरू होता है। वही, घर वापसी। हाँ,
डायरी बताती है कि उसी बदली हुई और शांत कॉन्शियसनेस के साथ शाम 6:30 बजे मदन महल स्टेशन के लिए उन्होंने वापसी की ट्रेन ली। रास्ते में खिड़की से काशी और बनारस के प्यारे दृश्य दिखे, मेहर में मां शारदा के दूर से दर्शन हुए और आखिर में ट्रेन वापस उसी मदन महल स्टेशन पर रुकी। जहां से वो ढोल नगाड़ों के शोर में रवाना हुए थे। बिल्कुल, जगह वही है, स्टेशन वही है, लेकिन जो इंसान उस स्टेशन पर अब उतरा है वो अब वो नहीं रहा जो चंद दिनों पहले वहां से गया था। लेखक अपनी इस खूबसूरत डायरी का अंत एक बहुत ही क्लियर कंक्लूजन के साथ करते हैं। क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? कि सच्ची खुशी अकेलेपन में नहीं है, वो भक्ति, एकता और एक दूसरे के साथ जुड़कर रहने में है। इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए वो सभी ऑर्गेनाइजर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी आखिरी लाइन है, आभार उन सबका, मान जिनसे बना ये सुंदर अभियान, उनके कारण ही अवसर मिला, जीवन का अनमोल पल मिला। अगर हम इस डायरी के पूरे इमोशनल आर्क को देखें ना, मतलब जो उनकी फीलिंग्स का चार्ट रहा है, तो ये एक बहुत ही परफेक्ट फुल सर्कल बनाता है। कैसे? देखिए, शुरुआत होती है स्टेशन के उस चौंकाने वाले शोर और पैटर्न इंटरप्शन से। फिर ट्रेन में वो शोर एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन में बदल जाता है। वहां से डेस्टिनेशन पर पहुंचकर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एंशिएंट फेथ का बैलेंस समझ आता है। और फिर मंदिर में एकदम पीक एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। हाँ, मंदिर में सब कुछ एक्सट्रीम शांति में सिमट गया। नदी के किनारे उस शांति ने एक ठहराव लिया, फिर अचानक वही ठहराव एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बन गया, और आखिर में वहां एक डीप ग्रैटिट्यूड, एक शुक्रगुजार होने की फीलिंग के साथ यात्रा वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। सच में पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। ये क्लियरली सिर्फ ज्योग्राफी की यात्रा नहीं थी, ये इंसान की कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की जर्नी थी। बाहरी शोर से शुरू होकर अंदर की सबसे गहरी शांति तक जाना और वापस आना एक नई समझ के साथ। शिवम कुशवाहा की इस डायरी ने तो वाकई हमें कुछ ही पन्नों के जरिए एक बहुत ही गहरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बना दिया। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है जो सोसाइटी की कॉमन सोच को थोड़ा चैलेंज करता है। क्या ख्याल है? अक्सर आजकल हमें ये सिखाया जाता है कि अगर खुद को खोजना है, अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो अकेले में जाओ, किसी पहाड़ पर चले जाओ या कमरे में बंद हो जाओ। हाँ, लोग मेडिटेशन रिट्रीट्स ढूंढते हैं अकेलेपन में। बिल्कुल, लेकिन इस डायरी ने हमें दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अनजान लोगों की भीड़ में गया, एक चलते फिरते उत्सव का हिस्सा बना, लाखों लोगों वाले मंदिर की भीड़ में खड़ा हुआ और फिर भी वो खुद के सबसे ज्यादा करीब आ गया। उसने अपनी आइडेंटिटी को अकेलेपन में नहीं बल्कि उस शेयर्ड कलेक्टिव फीलिंग में खोल कर पाया। बहुत गहरी बात है ये। तो अगली बार जब सफर की तैयारी हो रही हो ना, बैग पैक हो रहा हो ना, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो वहां असल में देखने क्या जा रहे हैं। क्या वो बस कोई नया शहर या बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, या उस अनजान भीड़ और शोरगुल के बीच अपनी ही पहचान का कोई खोया हुआ हिस्सा वापस लेने जा रहे हैं। वाकई ये सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है, क्योंकि सच्ची यात्रा सिर्फ गूगल मैप्स की डिस्टेंस नहीं होती, वो आपके अंदर की ज्योग्राफी को, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को हमेशा के लिए बदल देती है। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस डायरी के पन्नों में छिपे साइकोलॉजी और इमोशंस को समझने में एक बिल्कुल नया नजरिया मिला आज। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।